नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में। गाइज, आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इंपॉर्टेंट जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज इस नोटेड जानकारी को जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following river link project has been approved by the Union Cabinet recently? निम्नलिखित में से किस नदी लिंक परियोजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, चंबल केन लिंक प्रोजेक्ट, बेतवा चंबल लिंक प्रोजेक्ट, या सिंध केन लिंक प्रोजेक्ट, या केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, यानी कि केन बेतवा लिंक परियोजना। राइट, तो नाम अच्छे से याद कर लें और रिवर्स का नाम भी अच्छे से यहाँ पे दिमाग में रखें। बात हो रही है केन और बेतवा नदियों को लिंक करने के प्रोजेक्ट की और इसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। राइट, तो मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण केन और बेतवा नदी के लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और बहुत ही एक तरीके से ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, बिकॉज इस परियोजना के तहत खास तौर पे एमपी के उन क्षेत्रों को या यूपी के भी उन क्षेत्रों को बहुत लाभ पहुंचने वाला है जहां पे पानी की कमी है। अगर हम स्पेशली बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, काफी नाम सुना होगा आपने न्यूज वगैरह में, बुंदेलखंड एरिया ऐसा एरिया है जहां पे पानी की एक तरीके से हमेशा कमी रहती है। राइट, हमेशा एक तरीके से सूखाग्रस्त रहता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये प्रोजेक्ट, जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। राइट, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होने वाला है, इसमें किन किन की पॉइंट्स को रखा गया है और इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है। राइट, और खासतौर पे वो क्षेत्र भी आप दिमाग में रखिए, खासतौर पे बिकॉज अगर आप यूपी या एमपी के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो वहां पे क्षेत्र के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किन किन क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा या फायदेमंद होगा। राइट, तो डिटेल में जरूर जाएं। साथ में मैं आपको एक हिंट और दे दूं कि केवल यही नहीं, भारत में और भी जो रिवर्स हैं और उन रिवर्स का अगर और कोई प्रोजेक्ट है, यानी कि अदर रिवर्स का कोई अगर लिंक प्रोजेक्ट है, तो आप उनके बारे में भी स्टडी करें, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करें और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जरूर जाएं अगर वहां पे करंट अफेयर्स का पार्ट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते रहते हैं और आपको इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राइट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन कई बार स्टैटिक जीके में भी पूछ लिए जाते हैं। राइट, तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के साथ साथ अपना स्टैटिक जीके भी आप मजबूत करते जाइए। मैं आपको हिंट हर बार हर वीडियो में जरूर देता रहता हूं कि आपको किस डायमेंशन में या किस फील्ड में भी आपको स्टडी करने की या रिवाइज करने की जरूरत है। राइट, तो डिटेल में जरूर जाएं और अदर लिंक प्रोजेक्ट्स को भी जरूर रिवाइज कर लें। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the aerial version of which supersonic cruise missile has been test fired from Sukhoi 30 Mk1 successfully? हाल ही में सुखोई 30 Mk1 द्वारा किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पृथ्वी, ब्रह्मोस, धनुष या त्रिशूल। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है ब्रह्मोस जी। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 30 Mk1 सुखोई विमान से टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। राइट, तो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी गौरव की बात है भारत के लिए। और देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी मिसाइल्स हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक नोट्स डिफेंस रिसर्च के टर्म में या डिफेंस डेवलपमेंट के टर्म में जरूर बना लेनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, डिफेंस के टर्म में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने भी टेस्टिंग हो रही हैं, उसकी आपको लिस्टिंग करते जाना चाहिए, बिकॉज डिफेंस से रिलेटेड जब भी करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राइट, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लें। वहीं अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, तो ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है, लैंड से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे
इंपॉर्टेंट बात, सबसे नोटेबल बात जो ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनमें से एक है ब्रह्मोस मिसाइल, राइट। तो काफी गर्व की बात है भारत के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे धनुष की, तो धनुष जो है वो एक इंडियन शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसको शिप से लॉन्च किया जाता है, यानी कि बेसिकली ये शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, राइट। और एक तरीके से इसको आप डिटेल में ऐसे भी जान लें कि धनुष जो है वो पृथ्वी मिसाइल्स की जो फैमिली है उसका थर्ड वेरिएंट है, राइट। और पृथ्वी मिसाइल्स की जो फैमिली है उसमें पृथ्वी 1 को इंक्लूड किया जाता है, पृथ्वी 2 को इंक्लूड किया जाता है, साथ में पृथ्वी एयर डिफेंस जो इंटरसेप्टर्स हैं उसको भी शामिल किया जाता है, यानी कि इंटरसेप्टर्स के टर्म में जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है उसको भी पृथ्वी मिसाइल फैमिली में शामिल किया जाता है, राइट। तो इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें त्रिशूल की, तो त्रिशूल एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहां देखिए नाम से भी आपको चीजें याद हो जानी चाहिए कि मतलब इसका वर्जन किस तरीके से सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है। तो आप देखिए त्रिशूल को जब भी उसको यूज करते हो तो आप उसका जो मतलब उसका जो वेव होता है यूज करने का, आप उसको क्या करते हो, फेंक के उसको यूज करते हो, यानी कि वो सरफेस से एयर में पहले एक तरीके से फ्लाइट करता है, राइट। तो आप यहाँ पे सेंस रखिए कि त्रिशूल जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इंडिया में इसको डेवलप किया गया है, राइट। साथ में इसका एंटी सी स्किमर के तौर पर भी यूज होता है, यानी कि शिप्स के माध्यम से भी इसको हम लॉन्च करके जो लो फ्लाइंग अटैकिंग मिसाइल्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, उनको कॉम्बैट किया जा सकता है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है त्रिशूल का भी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि डिफेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च हैं और डेवलपमेंट हैं और टेस्टिंग है, सबकी एक बाकायदा नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करते रहिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर एक ना एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है डिफेंस से, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been honored with the 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, नीलमणि फुकन, दामोदर मौजो, अकिताम या अमिताभ घोष। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है दामोदर मौजो, राइट। तो नाम अच्छे से याद कर लें। और यहाँ पे बाकी जो नाम गिवन है ACD यानी कि नीलमणि, अकिताम और अमिताभ, ये भी ज्ञानपीठ अवार्डी हैं, यानी कि इन सबको भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन में बात हो रही है 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो 97वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो दामोदर मौजो को दिया गया है, राइट। तो ज्ञानपीठ पहली बात तो जान लीजिए, जिनको नहीं मालूम है मैं आपको बता दूं, ज्ञानपीठ जो है वो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो देश की जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, अनुसूचित जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो लिखने वाले लेखक हैं, यानी कि उन भाषाओं में लेखकों द्वारा जो उत्तम रचनाएं हुई हैं, उन रचनाओं को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑनर करने के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, यानी कि अगर हम नीलमणि फुकन की बात करें, तो मैं आपको बताऊं कि नीलमणि फुकन को 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, 56th यहाँ पे मिला हुआ है। वहीं पे अगर हम अकिताम की बात करें तो इनको 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अमिताभ घोष की अगर हम बात करें तो इनको 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, राइट। किन रचनाओं के लिए दिया गया है और किस भाषा में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये रिसर्च करिए और इसको आप अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, राइट। मैं आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूं बिकॉज आप जब ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़ेंगे तो आपको एक तरीके से इसमें जो भारत का ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है उससे संबंधित एक बहुत ही स्टैटिक जीके की नॉलेज मिलने वाली है, बिकॉज इससे एसोसिएटेड जितनी भी रचनाएं हैं और खासतौर पे जितनी भी कई बार रचनाओं के टर्म में क्वेश्चन बनते रहते हैं, स्टैटिक जीके के टर्म में बनते रहते हैं, तो उसकी आपको नॉलेज हो जाएगी, राइट। तो एक बार जरूर इस टॉपिक पे गो थ्रू हो और ढंग से इसको रिवाइज कर लें या याद कर लें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। India Chief of Defence Staff General Bipin Rawat has died recently in a helicopter crash. Which Chief Defence of Staff of India was he? हाल ही में भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है और भारत के कौन से प्रमुख रक्षा अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है फर्स्ट जी। तो ये नंबर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि परसों भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत के साथ 13 और लोगों की मृत्यु हुई है, राइट।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये एक तरीके से या तो नंबर के टर्म में पूछा जा सकता है या सीडीएस के टर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो सीडीएस की पोस्ट है उसको किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि सीडीएस जो है वो एक 4 स्टार ऑफिसर होता है और उसको इंडियन आर्म्ड जो फोर्सेज हैं, यानी कि आर्म्ड जो फोर्सेज हैं उनमें जो सर्विंग जो ऑफिसर्स हैं उनमें से इलेक्ट किए जाते हैं, राइट। और मैं आपको बताऊं कि सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ एक तरीके से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वह एक सिंगल मिलिट्री एडवाइजर होता है जो डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर को एक तरीके से एडवाइस कर सकता है, अपनी एडवाइसेस भेज सकता है, अपनी रिकमेंडेशंस भेज सकता है, या पॉलिसी मेकिंग में या और भी जो स्ट्रेटजीज बनानी है उनके टर्म में ये हेल्प करता है, राइट। और साथ में सीडीएस जो है या सीडीएस को जो असिस्ट करने वाले लोग हैं उनमें डिप्टी डिफेंस स्टाफ भी होता है और वाइस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ भी होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है सीडीएस का, वो एक हेड के तौर पे यहाँ पे उनका रोल रहता है। बेसिकली वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। उस डिपार्टमेंट को जो हेड करने वाला व्यक्ति होता है वो होता है सीडीएस, यानी कि सीडीएस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड किया जाता है। और ये जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बहुत सारी फील्ड्स में रिकमेंडेशन देता है, एडवाइसेस देता है, या एक तरीके से फॉरेन स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करता है, राइट। और भी जो सिक्योरिटी पर्पज हैं और भी जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, राइट। और इसी पद को गौरवान्वित करते हुए भारत के जो पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बनाए गए थे या पहले जो सीडीएस बनाए गए थे वो बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत। और इन्होंने जो ऑफिस एक तरीके से ज्वाइन किया था वो 1 जनवरी 2020 से किया था, राइट। कब से किया था? 1 जनवरी 2020 से किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, आप इसको ढंग से इस डेट को याद कर लें, राइट। और साथ में सीडीएस के रोल और इसको बनाए जाने के उद्देश्य को दिमाग में जरूर रखें, या इसके हर एक टर्म को नोट करके भी इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मोटे तौर पे इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, यानी कि जो विंग्स हैं, डिफेंस जो विंग्स हैं, उन विंग्स में आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रखना है, किस तरीके से उनको इंटीग्रेट करना है, या वॉर टाइम पे किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि कॉम्बैट जो कैपेबिलिटी है दुश्मन के खिलाफ वो बढ़ाई जा सके। तो इन सारे पर्पजेस को एक तरीके से रखते हुए यहाँ पे सीडीएस की स्थापना हुई थी, सीडीएस पोस्ट की स्थापना हुई थी, राइट। और इस पद को पहली बार गौरवान्वित किया था जनरल बिपिन रावत ने, राइट। इसके डिटेल में जरूर जा सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला है स्ट्रेटेजी के टर्म में, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। World's oldest test cricketer Elaine S has passed away. She was player of which country? दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया है, वह किस देश की खिलाड़ी थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या स्कॉटलैंड। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है इंग्लैंड। जी, इंग्लैंड की यहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर रही हैं एलिन एस, उनका हाल ही में निधन हो गया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से स्ट्रेटेजी के टर्म में पूछा जा सकता है, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि एलिन एस दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर रही और पूर्व इंग्लिश आइकन रह चुकी हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो एज थी मरते समय वो 110 ईयर्स थी, राइट। तो इनकी एज के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये दिमाग में रख लें, एज जो इनकी थी वो है 110 ईयर्स, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरे विश्व में जो सबसे उम्र दराज जो क्रिकेटर थी वो यही थी, यानी कि एलिन एस, राइट। और अगर हम इनके करियर के टर्म में देखें तो मैं आपको बताऊं कि 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने पहली बार डेब्यू किया था और अपना एक तरीके से बेहतरीन इसमें इनपुट दिया था, मतलब कि इस खेल को अच्छे तरीके से इन्होंने खेला था, राइट। तो इनके बारे में ढंग से जान सकते हैं। बाकी और भी स्टैटिक जीके जो रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, चाहे वो हॉकी ही क्यों ना हो, चाहे फुटबॉल क्यों ना हो, उनके भी जो स्टैटिक पार्ट्स हैं, स्टैटिक जो पॉइंट्स बन सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको याद करें। क्वेश्चन यहां से भी बनते रहते हैं, राइट। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए हेल्प कर सकते हैं, राइट। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो
वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, राइट। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की वहां पे न्यूज दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से याद कर पाएं, पढ़ पाएं और उसको नोट कर पाएं, ताकि उस नोटेड जानकारी को आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएं और उसकी हेल्प ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।